हेलो एवरीवन। तो आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम करेंगे कूलम फोर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक यहाँ पे हमने रखा है टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे हमने एक मान लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा आर डैश वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं आर डबल डैश और इन दोनों में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर देखो कैसे लगाने हैं आपने, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये जेड हो जाएगा इस तरफ। अब ओरिजिन से, ठीक है, इस चार्ज की तरफ एरो लगा दो, फिर यहाँ से इस तरफ लगा दो। अब हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, दो इक्वल चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए, मीन्स सेम चार्ज हुए, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस पे, ठीक है, फोर्स लगाएगा। ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, ये इसको रिपेल भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि टेस्ट चार्ज का हम क्या चार्ज ले रहे हैं। प्लस चार्ज ले रहे हैं तो रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो कितनी फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, इन दोनों में डिस्टेंस है, दो चार्जेस में डिस्टेंस कितना है, वो है हमारे पास आर। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और साथ में आर कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास Q1 Q2, ठीक है, एक आपके पास प्लस Q है, एक कैपिटल Q है, दो चार्जेस हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है, एक कैपिटल Q है, आर स्क्वायर आर कैप बाय आर स्क्वायर, तो ये एफ फोर्स हो जाएगी, ठीक है, एफ वेक्टर। अब यहाँ पे Q, क्योंकि जो फोर्स है, ठीक है, दो चार्जेस में जो फोर्स लग रही है, अगर हम वो देखें कि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक तो इनकी चार्जेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है, फोर्स एक डिपेंड कर रही है Q1 Q2 पे, ठीक है, और एक डिपेंड करेगी इन दोनों की डिस्टेंस पे। जितना ये नज़दीक होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी और जितना ये दूर जाएंगे उतनी फोर्स कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना आर ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी और जितना आर कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमें पता चलता है कि हाँ, फोर्स के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाली क्वांटिटी कहाँ से आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया है, ये हमने क्यों लगाया है, ठीक है। अब अगर आपने इन चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है, ठीक है, अगर आपने इन चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है तो इनमें फोर्स कुछ और होगी। अगर आपने इसको किसी मीडियम में रख दिया, जैसे दोनों चार्जेस को पानी में रख दिया, ठीक है, किसी भी मीडियम में रख दिया, तो आप देखोगे दोनों में फोर्स अलग आएगी। इसका क्या मतलब है कि मीडियम भी दोनों की फोर्स पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, उस पे वो क्या कर रही है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। अगर फ्री स्पेस में देखोगे तो कुछ और होगी, अगर आप किसी मीडियम में रख दोगे चार्जेस को तो फोर्स कुछ और आएगी। तो मीडियम का भी हमें इफेक्ट लेना पड़ेगा कि वो फोर्स पे क्या इफेक्ट कर रही है। तो जो ये फैक्टर है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फैक्टर आया है मीडियम की वजह से, ठीक है, ये आया है मीडियम की वजह से, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। जैसे
अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे कि परमिटिविटी है क्या, तो परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि मीडियम कितना इफेक्ट कर रहा है दो चार्जेस के बीच में फोर्स को, ठीक है। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो फोर्स ऐसी होती है। अगर हमने आर को, ठीक है, आर को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ दिस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब देखो एरो हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ, अब प्लस क्यू लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे फोर्स, तो यहाँ से इस तरफ एरो लगेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में वेक्टर की एडिशन सीखी थी, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना सीखा था। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में देखो कौन से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर डैश इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। यही हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ से आर वेक्टर की क्या वैल्यू आ जाएगी, आर डबल डैश माइनस आर डैश। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो अब फोर्स देखो क्या बन गई है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, आर कैप बाय यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आर डैश का स्क्वायर प्लस आर डैश, आर डबल डैश का स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर, ऊपर रूट है इंटू 2 है, ठीक है, ऊपर रूट था और यहाँ पे 2 पड़ा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Q कैपिटल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डबल डैश का स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आर कैप। अब हम किसी भी यूनिट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये रही, आर डबल डैश माइनस आर डैश बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये रहा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं आर कैप की, तो क्या आ जाएगा, आर डबल डैश माइनस आर डैश बाय आर डबल डैश प्लस आर डैश का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 है और एक ये रही पावर 1, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1 ये बन जाएगा 3/2। तो अगर आपने आर और आर डैश और आर डबल डैश की टर्म में लिखना हो तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मली आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, कि फोर्स किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, उसके अराउंड कुछ एरिया होता है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के अराउंड कुछ एरिया होता है। अगर उस एरिया में कोई भी और चार्ज आएगा, ठीक है, जैसे प्लस क्यू चार्ज आएगा, तो वो क्या करेंगे, प्लस क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा उस एरिया में तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी चार्ज के अराउंड कुछ एरिया होता है जिसमें उसकी उस रीजन में फोर्स, ठीक है, उस चार्ज के जितनी फोर्स ला रहा है वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कितनी फोर्स ला रहा है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज पे कितनी, एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू पुट कर दो,
1/4πε0, ठीक है। Q कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, Q के साथ Q कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ रीज़न होगा, कुछ फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। ये याद रखना, अगर प्लस क्यू चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इनसाइड होंगी, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस इनसाइड होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। जब चार्जेस रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं होता है, तब हम बात कर रहे हैं। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे जिसमें चार्जेस रेस्ट पे होंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे जब चार्जेस मोशन में जाएंगे, मींस मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे, ठीक है। जब चार्जेस मोशन में जाएंगे तो करंट बनेगा, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो नेक्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को कंबाइन करके भी फिर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम हर एक केस के लिए क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हर एक केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो सारा चार्ज है वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वायर की बात करें, ठीक है, एक हमारे पास होता है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ मीन्स एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे ही अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है, अगर वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे लिखेंगे रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है कि चार्ज वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यूज़ करेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम रो की बात करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये किसके इक्वल होते हैं, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एक वायर के सेंटर पे, ठीक है। जैसे ये एक वायर है, यहाँ पे ये एक वायर है जिस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने इस वायर के सेंटर पे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सिर्फ इतने की बात करें, अगर हम प्लस क्यू चार्ज है, सिर्फ इतने की बात करें, यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, हम पहले क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर फाइंड करेंगे पूरी वायर के, ठीक है। पूरी वायर इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है वो फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम सिर्फ डी क्यू के लिए देखें, ठीक है, डी क्यू के लिए देखें तो इस पॉइंट पे फील्ड कितनी हो जाएगी, डी ई। यहाँ पे फर्स्ट लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। तो डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी क्यू है हमारे पास चार्ज, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब ये क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एक्स, ठीक है। तो मैं डी क्यू को लिख सकती हूँ लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि मैं स्मॉल डी क्यू की बात कर रही हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये पॉइंट, ठीक है, इस वायर से z डिस्टेंस है, ठीक है, इस ये वाला डी क्यू चार्ज एलिमेंट इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये इस तरफ ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं हमने क्या देखा था, आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या होंगी, आउटवर्ड निकलेंगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लेते हैं r, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से r किसके इक्वल हो जाएगा, रूट z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एलिमेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ पे कोई एलिमेंट हो, क्योंकि हमने निकालना तो पूरी वायर है, पूरी वायर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी है, तो ये जो एलिमेंट है वो फील्ड किस तरफ लगाएगा, अपने से दूर भेजेगा फील्ड लाइंस को, तो ये लगाएगा इस तरफ, ठीक है। सपोज कर लो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, ये वाला हम एंगल मान लेते हैं थीटा, ये भी हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालें, ठीक है, ये इस तरफ x एक्सिस है और ये हो जाएगी y एक्सिस, तो इसका x एक्सिस पे, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये e इस तरफ बना रहा है तो ये हो जाएगा e साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा e
ई कॉस ऑफ, उल्टा लिख दिया ना, ये हो जाएगा ई कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, इसके अलॉन्ग हो जाएगा ई कॉस थीटा और इसके कितने हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। अब ये भी एलिमेंट डी क्यू है, ये भी डी क्यू है, तो दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों फील्ड सेम ही लगाएंगे। तो ये ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और ये उस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप चाहे यहाँ से देखो फिर यहाँ से देखोगे तो इनके जो ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन सी फील्ड बच रही है, सिर्फ ई कॉस थीटा वाली फील्ड बच रही है, ठीक है। तो हमारे पास ई कॉस थीटा जो टोटल फील्ड है, ठीक है, जो टोटल फील्ड है वो क्या होगी, डी ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लगा रहा था फील्ड, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लगा रहा था, डी क्यू एलिमेंट है तो फील्ड भी कितनी लगाएगा, डी ई लगाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे, क्योंकि ये तो डी ई है, यहाँ पे क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डी ई की वैल्यू पुट कर दो, क्या ही है, लैम्डा डी एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इंटीग्रेशन करनी है हमने x की, ठीक है, हमने क्या करना है, पूरी वायर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है P पॉइंट पे वो फाइंड करना है। तो वायर की हम लेंथ मान लेते हैं -L to L, ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशंस हो जाएंगी -L to L। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के विद रिस्पेक्ट, तो cos थीटा, ठीक है, cos थीटा क्यों हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये क्या x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा z बाय r, ठीक है, z बाय r, r की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, चलो बाद में बाहर निकालते हैं, लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू z, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू हम r की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर रूट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख ही लेते हैं, ये लिखा, फिर z बाय ये रही टर्म z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 1/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के साथ, तो z तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन -L to L, यहाँ पे बचा dx बाय ये कट गया, एक z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा है, एक उसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, ठीक है, यही बचेगा। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन -L to L dx z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, ये हो जाएगा z बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे -L to L, इस पर एक बार रीचेक कर लेते हैं, यही है, यस यही है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है तो अपर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट थी, ठीक है, तो x में लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर
रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस जेड बाय माइनस एल का स्क्वेयर, फिर हो जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस माइनस एल का स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा जेड बाय एल स्क्वेयर, ठीक है। ये टर्म्स ओके हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये टर्म ही ज़ीरो बन गई है, बट ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको x को माइनस एक्स के साथ चेंज करोगे तो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन ऐसा है, अगर आप यहाँ पे x को माइनस एक्स के साथ चेंज करोगे, x को माइनस एक्स के साथ चेंज करो तो क्या हो जाएगा फंक्शन, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये क्या होता है एक्स स्क्वेयर ही हो जाएगा, मीन्स f ऑफ x ही हो जाएगा। तो यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है, तो ये एक इवन फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन इवन है तो अगर लिमिट्स हो माइनस एल टू एल तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स 0 टू एल लिख सकती हूँ। तो माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिमिट्स देखो, इसको लिख सकते हैं 0 टू एल 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 टू एल यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ना उल्टा लिख दिया है हमने, एक्स वाई जेड स्क्वेयर आना है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे x बाय जेड स्क्वेयर आना है। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो क्या है, x बाय जेड स्क्वेयर है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 बना, तभी वो आंसर 0 आ रहा था, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे x बाय जेड स्क्वेयर आएगा। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, l बाय जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0 हो जाएगा। एक ऑलरेडी 2 है, ये है 2, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन गया है E इज इक्वल टू लैम्डा जेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ गई है 2l बाय जेड स्क्वेयर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से एक z के साथ एक z कैंसिल हो गया है, तो 2l लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मेथड समझना है, पहले हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला है, फिर हमने इंटीग्रेशन की है, सिर्फ इतना काम किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर, ठीक है, वायर के कारण आपके पास इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि एक रिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, ठीक है, एक रिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। तो आप लोग सिर्फ स्टेप बाय स्टेप मेथड समझना है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे ही था, ठीक है, P पॉइंट पे निकाल रहे थे, ठीक है। ये इतना एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती हैं, तो ये ऐसे चली जाएंगी। ये अगर यहाँ से देखोगे ये एलिमेंट, इतना एलिमेंट कितनी फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा,
अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये DE फोर्स है, ये भी DE फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ, ये x एक्सिस है, ये y है, तो ये x एक्सिस, इस पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा, और इस पे हो जाएगा DE कॉस थीटा। सिमिलरली इस वाली फील्ड का निकालो, इस पे हो जाएगा DE कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा DE साइन थीटा। ये दोनों सेम इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से निकालोगे, फिर यहाँ से, तो ऐसे करते करते आपके पास DE साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ DE कॉस थीटा वाले कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसको क्रैम नहीं करना है, इसको सीखना है कि ये बने कैसे हैं, ठीक है।